तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी की शुरुआत होती एक भरा पूरा परिवार से। भरा पूरा परिवार इसलिए है क्योंकि जो जिस परिवार की बात करने जा रहा हूँ उस परिवार में कुल 6 लोग होते हैं। 6 में से माता-पिता होता है यानी दंपति होता है और उनके 4 बच्चे होते हैं। चारों बच्चों में 3 लड़कियाँ होती है और 1 लड़का होता है। अब सब बड़े हो चुके थे क्योंकि दंपति का उम्र जो है इस वक्त 62 साल, जो उस घर का मुखिया थे उनका 62 साल उम्र थे, और जो उस मुखिया के पत्नी वाइफ थे घर का, तो उनका उम्र 60 साल थी। तो दोनों बुजुर्ग हो चुके थे और 4 बच्चे, चारों बच्चों की शादी हो चुकी थी। तीनों लड़कियों की शादी कराने के बाद वो अपने अपने ससुराल में खुशहाल तरीके से जिंदगी बिता रही थी। एक लौता बेटा जो अच्छा खासा पढ़ाई करता है क्योंकि दंपति का जो जो मुखिया है घर का, वो रेलवे में काम करते थे। फिलहाल रिटायरमेंट हो चुका है क्योंकि 62 साल उम्र हो चुका है, इसलिए रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहा है। और जो भी अपने पूंजी जमा किए थे, तीनों लड़कियों की शादी कराते हैं बड़ी धूमधाम से। अच्छा घर भी बनाते हैं। आप इस घर से ही आपको पता चल जाएगा, घर को देखने के बाद ही। अच्छे घर भी बनाए, और जो बेटा एक लौता बेटा होता है उनको इंजीनियर बनाते हैं, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराते हैं और वो एक इंजीनियर बनता है। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है क्योंकि तीनों लड़कियां अपने ससुराल में रहते हैं और ये जो बेटा होता है अपने माँ बाप के साथ माँ बाप के जो घर है उसी घर में रहते थे। लेकिन 8 दिसंबर की बात है 2025, 8 दिसंबर 2025 में शाम के वक्त उस बेटे से थोड़ा आनाकानी हो जाता है पिता का, क्योंकि बेटा कुछ पैसा मांग रहा था, कुछ ज़मीन मांग रहा था, कुछ मतलब प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहे थे, जो मुझे दो और मुझे किसी से अलग होना है, क्योंकि वो बेटा शादीशुदा था। जो मुझे अपनी पत्नी से अलग होना है, इस वजह से मैं ये सारी दौलत जो है उसे देकर मैं उसे अलग हो जाता हूँ। लेकिन पिता कहता नहीं, मैं अपनी दौलत में से, अपनी पूंजी में से एक पैसा तुझे नहीं दूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। आ जाता है बेटे को गुस्सा। बेटे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पिता के ऊपर वो ऐसी चिल्लाम चिल्ली हो रहा था, बातें हो रही थी, तो माँ बीच में आती है बचाव के लिए। लेकिन वो बेटा जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिसके चलते वो आओ देखा ना ताओ एक लोहे का रॉड उठाते और अपने माँ के सिर पर वार कर देते। अब इतने तेज वार करता है कि माँ सीधा जमीन पर गिरती है और लहूलुहान हो जाती, फर्श पर खूनी खून बिखर जाती। इसे देखने के बाद पिता जो है मदद के लिए किसी को फोन लगाने जाते हैं, लेकिन वो बेटा उसी वक्त पिता के ऊपर भी उस लोहे का रॉड से वार करता है। वार करने के बाद पिता का भी मतलब जमीन पर गिरता है, लेकिन वो तड़प रहे थे। उस वक्त वो बेटा जो है अपने पिता का रस्सी से गला घोट देते हैं। यानी एक ही घर में सगा बेटा होता है, कोई सौतेला नहीं था। वो सगा बेटा जो है अपने ही माँ बाप का मर्डर कर देता है और इतना दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार वो उसके बाद उसे लगता है अरे मैंने इन दोनों को तो मार तो डाला, लेकिन मैं पकड़ा जाऊंगा तो बॉडी को ठिकाने लगाना है। घर पे कोई नहीं है इन तीनों के अलावा, माँ बाप को मार डाले थे। वो बोरियां निकालती हैं, घर में बोरियां थी, आरी निकालते हैं और 6 से 7 टुकड़ों में दोनों बॉडी को अलग करते हैं और बोरी में भरता है। फिर कार के डिक्की में रखकर सातों बोरी को नदी में फेंक देते हैं और उसके बाद वो फिर घर वापस आता है। और आने के बाद बड़ी चुपचाप तरीके से रहने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी एक बहन है, बार बार अपने माँ बाप को फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे। फिर बाद में वो बहन का फ़ोन भाई को आते हैं। भाई को जब फ़ोन आते, भाई बात करते हैं। बहन पूछती है जो क्या बात है, मम्मी पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, उन लोगों को मैं काफ़ी टाइम से फ़ोन कर रही हूँ। तो भाई ने गुमराह करना शुरू कर दिया अपने बहन को। भाई कहने लगा जो देख, तुझे क्या छुपाना, मम्मी पापा कहीं चले गए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे। इसे सुनने के बाद बहन थोड़ा आश्चर्य होता है, जो इस उम्र में मम्मी पापा बगैर बोले किसी को कैसे चले जाएंगे। और उस बहन को थोड़ा बहुत शक जो है अपने भाई के ऊपर हो जाता है। फिर भी वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुई थी, जो भाई कभी ऐसा भी कर सकता है उसके मन में ऐसा आया नहीं, किसी का भी मन में नहीं आएगा कोई सगा बेटा अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार सकते हैं। बहन ने भी वही सोची। बहन ने कहा भाई तलाश करो, उम्र हो चुके हैं मम्मी पापा का, तो कहाँ जा सकता। भाई ने कहा देख मैं ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2 दिन और बीत जाता है, 2 से 3 दिन और जब बीतता है, बहन जब फिर से भाई से बात करने की कोशिश करती है। अब की बार
भाई भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बहन को जो शक हुआ था अब वो यकीन में बदल जाता है, जो मम्मी पापा के साथ शायद भैया ने कुछ कर दिया या फिर किसी और ने मम्मी पापा और भैया के साथ कुछ कर दिया। इसीलिए वो नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है। जाने के बाद अपने माँ बाप और भाई का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस काम पर जुट जाती है। एक घर से 3 लोग गायब हो जाते हैं। पुलिस भी इस मामले में सीरियस होता है और जोरों शोरों से ढूंढने लगते हैं। भाई का मोबाइल का सर्विलांस के जरिए उस तक पहुंच जाता है पुलिस का टीम। भाई को कब्जे में लेती है। भाई को देख के ही लग रहा था पुलिस वाले से छुप रहा था। थाने में लेकर आता है और थाने में लाने के बाद जब उसे पूछताछ करते हैं, जब वो मुंह खोलता है ना, हर कोई सन रह गया। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। शायद उनके लाइफ में पहली बार ऐसा केस आए हुए थे। पुलिस वाले को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो आज इसी कहानी को मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों को क्यूआर कोड दिख रहे होंगे। इस क्यूआर कोड के जरिए अगर आप कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हो तो आप इस क्यूआर को स्कैन करके आप अपना मदद भेज सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी है उत्तर प्रदेश का जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का। जौनपुर में 8 नवंबर की बात है। जौनपुर के अंदर एक गांव लगता है, अहमदपुर गांव। और इसी अहमदपुर गांव में 8 नवंबर को एक दुर्घटना होती है। बहुत बड़ा क्राइम होती है। और एक क्राइम जो है 4 दीवारों के अंदर हुई थी, यानी एक घर के अंदर हुई थी। और उस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे। उसमें से 2 लोगों की मौत हो जाती है, मर्डर हो जाती है। मर्डर करने वाला घर का ही सदस्य होता है, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगा। उन दोनों बॉडी को इस तरीके से सबूत मिटा चुके थे। लेकिन उसी घर का एक बेटी जो शादीशुदा थी, क्योंकि उस घर में 3 बेटी थी, जो बेटी है, एक बेटी है, वो अपने माँ बाप से बात करने के लिए बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। आखिर में वो अपने भाई को फ़ोन कर दी। भाई ने भी कहा माँ बाप कहीं चले गए, थोड़ा मैं भी परेशान हूँ। बहन ने कहा इस उम्र में, क्योंकि दंपति जो है, अच्छा दंपति का नाम मैं बता दूं, एक जो पिता होता है उनका नाम होता है शाम बहादुर। शाम बहादुर 62 साल के होते हैं। और शाम बहादुर का जो पत्नी, यानी इन सारे बच्चों का माँ, 4 बच्चों की माँ जो है बबीता, 60 साल की थी। इस उम्र में घर से गायब हो जाना, बेटी के लिए चिंता। और यहाँ भाई कह रहे हैं जो मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई उन लोगों का पता नहीं लग रहा है। तो फिक्र मत कर, मैं जल्द से जल्द माँ बाप को ढूंढ निकालूंगा, ये दिलासा देते। अब बेटी परेशान। दिन बीत रहा था। दिन बीतते बीतते आखिरकार 13 दिसंबर आ जाती है। जब 13 दिसंबर आती है, वो बहन नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचता है। जाफराबाद पुलिस थाने जाने के बाद वो लड़की का नाम होता है वंदना पुलिस वाले को बताता है, जो साहब मेरे माता पिता और मेरे भाई एक ही घर में रहा करते थे, लेकिन आप पिछले 8 तारीख से उन लोग लापता। भैया घर पर थे, भैया मम्मी पापा पहले गायब हो गए। उन लोगों को बहुत ढूंढ रहे थे, मेरे से बात होती थी रोज। और फिर 13 तारीख से, बल्कि 2 दिन से, वो पुलिस वाले को 13 तारीख को वो जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा रही थी, जो वंदना होती है। जो सर 2 दिन से भैया का भी फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है और भैया भी घर पर नहीं है। पुलिस वाले इस मामले को बहुत सीरियस ले लेते हैं। फ़ौरन जो है पुलिस काम पे जुट जाता है और सारे लोगों का मोबाइल का नंबर जो है सर्विलांस पे डाल देते हैं, लोकेशन चेक करता है। सर्विलांस के जरिए आखिरकार पुलिस 15 दिसंबर तक उस भाई तक पहुंचता है, जिसका नाम होता है अवेश। अवेश तक पहुंचता है। अवेश 35 साल का होता है। जब अवेश तक पुलिस का टीम पहुंचता है, पुलिस को देख के वो थोड़ा घबरा जाता है। पुलिस को लगा अवेश तो ठीक ठाक सलामत है और अवेश हम लोग को देख के घबरा रहा है, तो कुछ तो वजह होगा। पुलिस को उसी टाइम अवेश के ऊपर शक हो जाती है, जो इसी ने अपने माँ बाप के साथ कुछ किए होंगे या फिर कुछ और हुआ होगा, तो वही बता सकते हैं। अवेश को लेकर थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद जब उसे पूछताछ करता है, पहले थोड़ा इधर उधर की बातें करने लगे, घुमाने लगे पुलिस को, लेकिन उनके बातों में जो है, अवेश के बातों में जो है झोल नजर आई, क्योंकि वो बार बार एक ही सवाल का इधर उधर घुमा फिरा कर जवाब दे रहा था। अब पुलिस को लग गया जो ये झूठ पर उतर है और ये झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अपने तरीके पर आते और उसे सख्ती करता है। जैसे ही सख्ती करता है अवैध टूटता है और जब वो मुंह खोलता है, पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी सन हो जाता है इस पूरी वारदात को सुनने के बाद। अवैध कहता है आप मेरी मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहा। उन दोनों को मैंने मौत के घाट उतारा। मौत के घाट उतारने के बाद मैं गोमती नदी और साई नदी में उन दोनों की बॉडी को फेंक डाला। पुलिस तो हैरान हो जाता है।
एक सगा बेटा 35 साल का बेटा अपनी माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप को मार कर फेंक दिया, बता रहा है। पुलिस ने पूरा सच्चाई जानना चाहा, जो किस तरीके से तुमने अपने माँ बाप को मारा और कैसे नदी में जाकर फेंका। अवैस बताता है जो 8 तारीख की बात थी, मेरे पापा से लड़ाई हो रही थी। इतने में माँ बचाव के लिए आती है। मुझे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मम्मी पापा के ऊपर, सबसे ज़्यादा गुस्सा मैं मम्मी के ऊपर निकालता हूँ। मम्मी को एक रॉड उठाकर मम्मी के सिर पर मारता हूँ। मम्मी सीधा फर्श पर गिरती है, लहूलुहान हो जाती है। पापा इसे देखने के बाद पापा किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उसी रॉड को उठाकर पापा के ऊपर भी दे मारता हूँ। पापा ज़मीन पर गिरता है लेकिन मौत नहीं होता, छटपटा रहा था। फिर मैं एक रस्सी से पापा का भी गला घोट देता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर मैं इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार करने के बाद अब मुझे ख्याल आता है जो इन दोनों बॉडी को ठिकाने लगाना है, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊँगा। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले मैंने उन्हीं लोगों का कपड़े से पूरा ज़मीन को साफ करता हूँ, खून को फर्श से पोंछ देता हूँ। फिर काम हुई थी घर के अंदर, बेसमेंट में कुछ रेती सीमेंट का बोरी पड़ा हुआ था। वो सारे छोटी छोटी बोरी होती, वो सारे बोरी लेके आता हूँ। लाने के बाद एक आरी भी था, उस आरी को भी लेके आता हूँ। पहले मैंने अपने मम्मी का, जिनका नाम होता है बबीता, उनका 3 टुकड़ा में बॉडी को अलग कर देता हूँ। 3 टुकड़ा करता हूँ। उसके बाद पापा का भी बॉडी को 3 टुकड़ा कर देता हूँ। एक एक टुकड़े को बोरी में भरता गया, लेकिन आखिर में एक टुकड़ा 6 टुकड़ा में हो चुका था। 6 बोरी हो चुका था, लेकिन मम्मी का शरीर का एक हिस्सा थोड़ा उस बोरी में आ नहीं रहा था। फिर से मैं अलग किया और जो 7वां थैली में मैं मम्मी का हिस्सा, यानी मम्मी को 4 टुकड़ों में काटा था, उस हिस्से को डालकर मेरे पास कार है, उस कार के डिक्की में सारे बोरी रखता हूँ रातों रात। और फिर मैं वहाँ से सीधा निकालता हूँ। निकालने के बाद गोमती नदी आती है, एक पुल आती है नदी के पास से, उस पुल में मैं सारे बोरी को बहा देता हूँ। लेकिन जो 7वां टुकड़ा था मम्मी का, उसे मैं साई नदी में जाकर फेंक देता हूँ। फेंकने के बाद मैं घर आ जाता हूँ, फिर से सबूत मिटा देता हूँ, सारे घर को फिर से अच्छे से धो डालता हूँ। धोने के बाद मैं उसी घर में रहने लगता हूँ। फिर 2-3 दिनों बाद मेरी बहन का फ़ोन आने लगे और मम्मी पापा के बारे में पूछने लगे कि उन लोग फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं हो रही। तो मैं झूठ मूठ कहानी बना देता हूँ जो मम्मी पापा का ही चले गए। मेरी बहन कहते तूने ढूंढा क्यों नहीं, कहाँ जा सकते ढूंढ। मैंने भी कहा जो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे, तुम लोग फिक्र मत करो। उसके बाद बहन हर रोज़ हर दिन में 2-3 बार फ़ोन करके मम्मी पापा के बारे में पूछने लगे। अब मुझे डाउट हो गया जो मेरी बहन ढूंढते हुए घर तक पहुँच गई। इसीलिए मैं घर में ताला लगाकर मैं भी वहाँ से फरार हो जाता हूँ, छुप जाता हूँ। लेकिन 13 तारीख को जो है वो बहन वंदना पुलिस में जाती है और दिनों के बाद बहन को लगा शायद मम्मी पापा और भैया के साथ कुछ हो गया, क्योंकि भाई भी अब फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे जैसे मम्मी पापा नहीं दे रहे थे। इसीलिए मिसिंग कंप्लेंट में दर्ज कराया। ये पूरी बात पुलिस वाले को बताया। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जो वजह, जो आखिर एक बेटा, एक सगा बेटा अपने ही माँ बाप को क्यों मौत के घाट उतारा, आखिर वजह क्या था, क्या मजबूरी थी उस बेटे के पास जो अपने ही, कितनी भी मजबूरी रह जाए, माँ बाप है आखिर, जन्म देने वाले माँ बाप है, कोई सौतेला तो था नहीं। पुलिस को यही जानना था जो आखिर क्यों। तो इसमें एक और कहानी सामने आती है। अवैस कहता है जो मेरा पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं इंजीनियर बनता हूँ, मैं चला जाता हूँ कलकत्ता में। कलकत्ता में मैं काम कर रहा था, लेकिन फिर आ जाती है 2020 लॉकडाउन। जब लॉकडाउन लग जाते हैं तो मैं वहीं पे फंस जाता हूँ कलकत्ता में। जब कलकत्ता में फंस गया था तो सारे कामकाज भी बंद हो गया था। मुझे घर का काम करना भी ठीक से नहीं आता था, खाना पकाना नहीं आता था। पर पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जो मुस्लिम समुदाय से थी, उसने देखा और मुझसे बातें करने लगे, जो आप कहाँ से हो, थोड़ा बहुत बातचीत होने लगे। मैंने सब कुछ बताया। उसने मेरा मदद करना चाहा और मदद करने भी लगी। मेरा कपड़ा धो देना, टाइम पर मुझे खाना देना, ये सब करने लगे। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में गहरा दोस्ती होगा। दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में तब्दील हो जाती है। जब प्यार हो जाती है तो अब हम दोनों एक दूसरे के लिए कस्में खा लेते हैं जो हम दोनों एक दूसरे को शादी करेंगे। भले हम दोनों का समुदाय अलग है, हम दोनों का जात अलग हो, कास्ट अलग हो, हम दोनों प्यार किया। दोनों ने शादी भी रचा ली। शादी रचाने के बाद इस खबर को, मुझे लगा मेरे माँ बाप मान जाएंगे, मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और आज के दौर में कौन इतना जाति धर्म देखते हैं। मैं इस खबर को अपने माँ बाप को सुनाता हूँ। जैसे माँ बाप को सुनाता हूँ, माँ बाप गुस्से में लाल हो जाते हैं, जो तेरी नादानी थी, तू इधर वापस आ जा। लेकिन मैं तो उसके साथ शादी भी रचा लिया था और धीरे धीरे हम लोगों का ज़िंदगी में 2 बच्चे भी आ गए थे।
क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी समय तक चला था। उसके बाद अवैस घर तो आते हैं, लेकिन घर आने के बाद वो घर अकेले आए थे, क्योंकि उसके जो बीवी थी, उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो वाइफ थे, वो कलकत्ता में रह रहे थे, क्योंकि अवैस ने कहा था जब तक मामला शांत नहीं होता, माँ बाप मान नहीं जाते, तब तक तुम यहीं रहना और मैं पहले जाके मम्मी पापा से मिलता हूँ। जब मम्मी पापा के पास आए, घर पे आए, इस मामले की वजह से मम्मी पापा मुझसे बहुत नाराज़ थे, बहुत गुस्से में थे। उन लोगों का बस यही कहना है, जो तेरा ये नादानी थी भूल जा, एक मुस्लिम लड़की को हम लोग इस घर का बहू नहीं बना सकते, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, सब लोग क्या कहेंगे, बस तू उससे अलग हो जा और दोबारा कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बीवी को और अपने बच्चों को छोड़कर कैसे रह सकता था। मैं सब कुछ मानने को तैयार था माँ बाप का, लेकिन मैं अपने पत्नी को छोड़ने को राज़ी नहीं हुआ। इसीलिए और आसपास वाले रिश्तेदार जो है कान भरने लगे, अरे तुम्हारा बेटा तो अब पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि उन लोगों को भी लग गया, उन लोगों को पता चल गया था मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया, उसे 2 बच्चे भी हम दोनों के बीच में। तो लोगों ने मम्मी पापा का कान में ताना कसना शुरू कर दिया, तुम्हारा बेटा तो मुस्लिम बन गया, अब देखो कुछ ही दिनों में नमाज भी पढ़ने लगेंगे, रोज़ा भी रखने लगेंगे। ये सारे बात कहकर ताना मारते थे, ताना कसते थे। मम्मी पापा परेशान होकर मुझ पर दबाव बनाते थे। अब कहते थे जो तू उसे अलग हो जा। मुझे भी लगा चलो ठीक है, अलग ही हो जाते हैं। मैं अपने पत्नी से पूरी बात डिस्कस करता हूँ। पत्नी कहता देखो हम दोनों के बीच में 2 बच्चे हैं, अब तुम मुझे छोड़ कैसे सकते हो, हम दोनों का प्यार लव मैरिज वाला शादी है, तुमने तो बड़ी कस्में खाए थे। लेकिन माँ बाप के आगे अवैस भी मजबूर था। अवैस ने कहा देखो फिर ऐसा ना हो मुझे जान से हाथ धोना पड़े, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। पत्नी ने जैसे अपने पति का परेशानी को सुनी, उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने कहा ठीक है, अगर यही रास्ता है तो हम अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, हमारे लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा। अवैस भी समझ सकता था। अवैस ने इस पत्नी का बात सुनकर बहुत खुश तो होते और दिल ही दिल में बहुत टूटा था। उसने इस ऑफर को मान लेते और अपने मम्मी पापा को इस बात को कहते हैं, लेकिन मम्मी पापा इसमें भी राजी नहीं होता। कहता है तू अपने पसंद का शादी किया, हमारे घर से पैसा तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लड़की जो अवैस की पत्नी थी वो 5 लाख रुपए का डिमांड किया था और कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगी थी। लेकिन अवैस के माता पिता किसी भी हाल पे मानने को तैयार नहीं और कुछ भी देने को तैयार नहीं होता। इसी बात को लेकर माँ बाप से आए दिन अवैस का लड़ाई होती थी, झगड़ा होती थी। और 8 नवंबर को ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अवैस गुस्से में आकर रॉड उठाते, पहले माँ को मारते, उसके बाद पिता के ऊपर भी वार करते, फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को सुनाया उस तरीके से अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस ने अवैस से जैसा उगाला, उसने जैसे बताया, पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पूरी बात, पूरी सच्चाई सामने रख देते हैं। जाते जाते मैं उस पुलिस वाले ने जिन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, टीम गठित किया और पूरा सच्चाई अवैस से उगाला, उनका भी मैं वीडियो छोड़ के जाऊँगा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कुमार को 15 तारीख को हमारे द्वारा बरामद किया गया। जब हमने उनसे गहनता से पूछताछ की और उनसे पूछा इसके बारे में पूरा, तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि 8 तारीख को समय लगभग 7 से 8 बजे वह अपने घर पर अहमदपुर जाफराबाद में थे अपने माता पिता के साथ, और उनकी किसी बात पे लड़ाई हुई माता पिता से, जिससे वह उग्र हो गए और उनके द्वारा टेबल पे ही पड़े हुए एक जो बट्टा होता है, लोहे की एक छोटा सा बट्टा होता है, उससे उनकी माता पे प्रहार किया उन्होंने पहले। और जब वह चिल्लाई और उनके पिता चिल्लाए, किसी को फ़ोन करना चाह रहे थे, तो उनके पिता को उन्होंने उसी बट्टे से सर पे मारा। जब उन्होंने 2-3 बार प्रहार किया तो उसके बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब उसके दिमाग में आया कि कैसे वह दोनों जो डेड बॉडीज़ है उनको ठिकाने लगाए। तब उसने बताया कि उसके द्वारा क्योंकि उसकी बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो चुका था पहले, तो कुछ बोरियां थी सीमेंट की, तो उसने अपनी माता पिता की बॉडी को कुछ हिस्सों में काटा आरी से और उन 6 बोरियों में भर के अपने माता पिता की बॉडी को वह रात भर उसने घर की सफाई करी और सुबह भोर लगभग 4:30 से 5 बजे, उसके द्वारा बताया गया 5 बजे, उसने अपनी स्विफ्ट डिज़ायर में 6 बोरियां डाली अपनी डिक्की में और वह बेलाव घाट जाफराबाद में है, वहाँ के पुल से उसने गोमती नदी में वह 6 बोरियां डाल दी। यह हुआ
9 तारीख की सुबह 5 बजे, 8 तारीख की रात 7 से 8 बजे के बीच उसने यह पूरा जो घटना है वो कारित की थी। इसके बाद वह इधर उधर गया, वो उसके द्वारा बताया गया वो बनारस या जौनपुर दोनों जगह गया और भटकता रहा, घाटों पे गया, और उसके बाद वो वापस जौनपुर आया, तब उसको ट्रैक किया पुलिस द्वारा और उसको तब हमारे द्वारा उसको पूछताछ के हेतु अपनी हिरासत में लिया गया। मोटिव उसने पारिवारिक कलह और पैसों के रीज़न बताए हैं। मेन रीज़न उसके द्वारा यही बताया गया कि उसके बीच में पारिवारिक कलह था, उसने शादी बाहर करी थी, लव मैरिज, और उसके बाद उससे भी लेकर उसके माता पिता और उसमें कुछ कहासुनी हो रही थी, तो उस कहासुनी में ही वह उग्र हो गया और पैसों की भी बातें चलती रहती थी। उनके माता पिता के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे थे जो जिनके बारे में भी वह जिक्र कर रहा था। तो पैसे और पारिवारिक कलह जो मेन बात उसके द्वारा बताई गई है। बहनों को पैसा देने की बात सामने आ रही है, बहनें प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। देखिए, उसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया कि बहनें मांग रही थी। उसकी जो प्रॉब्लम थी वह सिर्फ उसके माता पिता और